नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आज का हमारे ये जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी का है, यानी कि यूनिट 4 का है। और यूनिट 4 हमारा कौन सा है, तो व्यवहार का जैविक आधार है। ओके, तो उस टॉपिक उस यूनिट के रिलेटेड ये टॉपिक है। और उसमें हम देख रहे थे संवेदी अंगों के बारे में। तो आपने देखा होगा कि हमने अगले वीडियोस में देखे हैं, कान के बारे में देखा, आँख के बारे में देखा, नाक के बारे में देखा, है ना। तो आज हम देखने वाले हैं त्वचा के बारे में, जो विशिष्ट संवेदन की अनुभूति हमें कराता है। ओके, तो ये जो त्वचा होती है उससे हमें जो संवेदन अनुभूति होती है, तो उस संवेदना को क्या कहेंगे, त्वचीय संवेदन कहेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पर चलने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन आती है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि त्वग्राही, जिसे हम कहते हैं स्किन रिसेप्टर कहते हैं ना। तो जो स्किन रिसेप्टर है उसके बारे में थोड़ी सी बातें पहले जान लेते हैं, और उसके बाद हम उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, स्पर्श है, सर्दी है, गर्मी है। आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई हमें टच करता है तो हमें पता चलता है कि किसी ने मुझे टच किया है ना। ठंडी के मौसम में हमें ठंडी का एहसास होता है, यानी कि सर्दी का एहसास होता है ना। या फिर जो धूप का जो टाइम होता है तब हमें गर्मी लगती है। फिर अगर किसी बात को लेकर हमें, हमारी त्वचा को कोई, मान लीजिए कि कोई किसी ने हमें इस तरीके से मारा हो, तो हमें उसका दर्द होता है ना। तो ये दर्द होना, ये स्पर्श होना, ये सर्दी का एहसास होना, ये गर्मी का एहसास होना, वो सारे उद्दीपन हैं। उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले अंग को हम क्या कहेंगे, त्वग्राही यानी कि स्किन रिसेप्टर कहेंगे। ओके, त्वचा के नीचे वसा ऊतक पाया जाता है। अब हमारी जो त्वचा होती है उसके नीचे क्या पाया जाता है, वसा ऊतक पाया जाता है। ऊतक का मतलब है जो रेशे जैसे जालीदार होता है ना, उसे हम ऊतक कहते हैं। तो वही वसा ऊतक पाया जाता है, जो शरीर का क्या होता है, मुख्य डिपो होता है। मुख्य डिपो का मतलब होता है वहाँ पर स्टोर होता है। ओके, त्वचा, बाल व नख में केराटिन नामक जो तत्व पाया जाता है। तो हमारी जो त्वचा होती है, हमारी जो बाल होते हैं, हमारे जो नख होते हैं, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो केराटिन नामक तत्व पाया जाता है। त्वचा में 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। देखिए, हमारी जो त्वचा है उसमें 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से कोलोकैल्सिफेरॉल या विटामिन डी में बदल जाता है ना। तो हमें कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां होती है तो डॉक्टर हमें सलाह सूचन देते हैं कि आपको धूप में जाकर बैठना होगा, यानी कि सूर्य की किरणों को आपको ग्रहण करना होगा, ताकि आपको क्या मिल सके, विटामिन डी मिल सके, है ना। तो वो विटामिन डी किस तरीके से हमें मिलता है, तो हमारी त्वचा के अंदर जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, वो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जब हम सूर्य की किरणों को, जो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, उन किरणों के आगे हम बैठते हैं, तो उन किरणों का जो प्रभाव होता है उससे वो जो हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है, वो क्या हो जाता है, कोलोकैल्सिफेरॉल या विटामिन डी में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ओके, यानी कि उसमें बदल जाता है। और उसी उसी और इस तरीके से हमें विटामिन डी मिलता है। त्वचा में सीबेसियस ग्रंथि पाई जाती है, जिससे वसामय स्राव सीबम होता है। देखिए, हमारी जो त्वचा होती है उसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो सीबेसियस ग्रंथि हमें हमारी त्वचा में पाई जाती है। ओके, तो ये जो सीबेसियस ग्रंथि है उससे क्या होता है, वसामय स्राव होता है, स्राव सीबम होता है, जो त्वचा को चिकना और चमकदार बनाए रखता है। देखिए, हमारी जो त्वचा है वो आपने देखा होगा कि अगर गर्मियों के टाइम पे आप देखेंगे तो हमारी जो त्वचा वो चिकनी हो जाती है ना, तो हमें चिकनापन हमें महसूस होता है ना।
तो वही चिकनी, या तो फिर हम ठंडी के सीज़न में देखें तो हमारी जो त्वचा होती है वो कैसे रूख सी बन जाती, या तो फिर हमारी त्वचा कुछ टाइम पर ऐसी होती है जो ग्लो करने लगती है, यानी कि चमकने लगती है ना। तो त्वचा का चिकनापन, उसका चमकदारपन, ये सारा कौन बनाए रखता है? तो सीबेसियस ग्रंथि। देखिए यहाँ पर सीबेसियस ग्रंथि यहाँ पर दी गई है, ये वाली सीबेसियस ग्रंथि, ओके। यही सीबेसियस ग्रंथि हमें ये त्वचा की इमेज है, ओके। तो इसमें हमें दिख रहा है ये ऊपर वाला हमारा जो ऊपर का जो स्तर होता है, लेयर होता है, वो है, ओके। तो ऊपर का जो हमें यहाँ से ये हमारी त्वचा पर जो बाल होते हैं ना, तो ये ऊपर का लेयर है और वो अंदर का लेयर। तो यहाँ पर हमें सीबेसियस ग्रंथि पाई जाती है, जिससे क्या होता है कि वसा में स्राव वहाँ से निकलता है, और उसी के कारण क्या होता है, हमारी जो त्वचा होती है उसमें चिकनापन हमें देखने को मिलता है, और हमारी त्वचा चमकदार भी दिखती है इसके कारण। किसके कारण? सीबेसियस ग्रंथि के कारण। उसके बाद त्वचा में श्वेत ग्रंथियाँ भी पाई जाती है। देखिए त्वचा में कौन सी? श्वेत ग्रंथि है। अब देखिए श्वेत ग्रंथि को हम क्या कहेंगे? तो श्वेत ग्रंथि को हम कहेंगे स्वीट ग्लैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वीट ग्लैंड। जिससे क्या होता है? पसीना निकलता है। तो देखिए ये वाली ये पूरी ये दिख रही है ना आपको, ये है हमारी स्वीट ग्लैंड। यहाँ पर भी देखिए ये स्वीट ग्लैंड है, ओके। तो ये जो स्वीट ग्लैंड है, उसी स्वीट ग्लैंड से क्या होता है? हमारा पसीना निकलता है। देखिए यहाँ से कैसे इस तरीके से वो निकली हुई है, यहाँ से टच होती है ना, फिर यहाँ जाकर ये क्या होता है? हमें पसीना होता है, ओके। तो इसी तरीके से जो स्वीट ग्लैंड होती है उससे क्या होता है? हमारे शरीर में पसीना निकलता है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं त्वचा में 3 भाग होते हैं। देखिए हमारी ये जो त्वचा का आप इमेज देख रहे हैं ना, इसमें देखिए 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग आपको यहाँ तक का दिखने को मिलता है, ओके। ये पहला लेयर है, और ये दूसरा लेयर है, और तीसरा लेयर ये येलो रंग का दिख रहा है ना, ये रेड रंग का आपको दिख रहा है, वो पहला लेयर है। ये दूसरा लेयर है बीच वाला, और ये है तीसरा लेयर, ओके। तो पहला लेयर है उसे हम क्या कहेंगे? एपिडर्मिस कहेंगे। क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। और दूसरा लेयर है उसे हम डर्मिस कहेंगे, और तीसरा जो लेयर हमें ये येलो वाला दिख रहा है उसे हम कहेंगे हाइपोडर्मिस। क्या कहेंगे? हाइपोडर्मिस। तो त्वचा के कितने भाग हुए? 3 भाग हुए, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ओके। चलिए डर्मिस में उद्दीपन ग्रहण करने वाली संवेदनग्राही रचनाएं पाई जाती है। देखिए ये जो डर्मिस वाला भाग है ना, उसमें क्या होता है कि उद्दीपन को ग्रहण करने वाली, उद्दीपन का मतलब तो आपको मैं हर वीडियो में बता रही हूँ। अगर कोई नया है और इस वीडियो को अभी से नए से ही देख रहा है तो देखिए इसके लिए मैं बता देती हूँ। उद्दीपन का मतलब होता है कि हमारे वातावरण में जो भी उद्दीपक होते हैं ना, उससे जो भी उत्तेजना हमें अनुभव होती है, तो वो उत्तेजना को ही हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं, ओके। तो डर्मिस में उद्दीपन ग्रहण करने वाली संवेदग्राही संरचनाएं पाई जाती है, ओके। संवेदग्राही संरचनाएं यहाँ पर पाई जाती है, ओके। यह संवेदग्राही संरचनाएं एक कोशीय या बहुकोशीय होती है। देखिए ये सारी आपको संरचनाएं दिख रही है ना, वो संरचनाएं कैसी होती है? एक कोशीय होती है, या तो फिर बहुकोशीय भी होती है, ओके। संवेदग्राही संरचनाएं हमारी त्वचा में फैले अनेक दैहिक संवेदी तंत्रिका तंतुओं के स्वतंत्र प्रायः शाखान्वित छोरों के रूप में होती है। देखिए ये जो हमारी संवेदग्राही रचनाएं हैं वो किस तरीके से होती है? तो छोरों की शाखान्वित छोरों के रूप में होती है। किस तरीके? ये देखिए ये सभी आपको शाखा के रूप में दिख रही है ना, सारी की सारी शाखा के रूप में दिख रही है ना। तो छोरों के रूप में हमें दिखाई दे रही है। अभी देखिए ये छोर नग्न अर्थात पुटिका विहीन या एक विशिष्ट उत्तेजनाशील रहित उत्तक से घिरे हुए पुटिका युक्त अर्थात संवेदी देहाणु के रूप में हो सकते हैं। देखिए ये जो छोर होते हैं ना, वो छोर कैसे होते हैं? पुटिका विहीन। पुटिका का मतलब क्या होता है कि वो जिसे हम कहते हैं पटिका बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से होता है, तो उसके बिना होती है, पुटिका विहीन होती है, ओके। ये सारी आप देख रहे हैं, ये सारी जो है वो कैसी है? पुटिका विहीन है, ओके। और एक विशिष्ट संवेदन से उत्तेजनशीलता रहित, यानी कि जिसमें उत्तेजना नहीं होती है, तो वैसे उत्तेजनशीलता रहित। उत्तुक का मतलब होगा रेशा,
रेशा का मतलब है इस तरीके से आप यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये रेशा जैसे ही है ना। तो उत्तक से घिरे हुए पुटिका युक्त अर्थात संवेदी देहाणु यानी कि संवेदी कोशिकाओं के रूप में ये होती है। ओके, कार्य के आधार पर त्वक संवेदांगों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, त्वचा के कार्य के आधार पर त्वचा के जो संवेदांग है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, पीड़ाग्राही, स्पर्शग्राही और तापग्राही। पीड़ाग्राही को हम बोलते हैं पेन रिसेप्टर, स्पर्शग्राही को बोलते हैं टेंगो रिसेप्टर और तापग्राही को बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर। ओके, तो यहाँ से हम आगे देखते हैं। चलिए, पीड़ाग्राही त्वचा की सबसे पहले जान लेते हैं। पीड़ाग्राही यानी कि पेन रिसेप्टर के बारे में देख रहे थे। पीड़ाग्राही त्वचा की उपचर्म और चर्म में जगह जगह अत्यधिक शाखान्वित संवेदी तंत्रिका तंतुओं के जाल फैले होते हैं। ओके, तो देखिए ये जो पीड़ाग्राही होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, उसमें जो तंत्रिका तंत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो जाल की तरह वो फैले हुए होते हैं। ओके, इस जाल के अनेक तंतुओं के छोर स्वतंत्र तथा नग्न होते हैं, वो मैंने आपको आगे बताया। ओके, चलें, ऐसे छोर पीड़ा संवेदांगों का कार्य करते हैं। ऐसे छोर क्या करते हैं, पीड़ा संवेदांगों का कार्य करते हैं, यानी कि जो पीड़ा हमें महसूस होती है उसके कारण किसके कारण होती है, तो वो पीड़ा संवेदांगों के कारण हमें जो भी पीड़ा महसूस होती है उसके कारण होती है। ओके, इन्हें एल्गेसी रिसेप्टर कहा जाता है। देखिए, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एल्गेसी रिसेप्टर। ओके, तो एल्गेसी रिसेप्टर इसे कहा जाता है। और देखिए, ये मनुष्य को खुजली एवं जलन का भी ज्ञान कराता है। तो ये क्या होता है कि ये हमें जो खुजली होती है ना, हमें खुजली होती है या फिर हमें जलन होती है, तो उसका ज्ञान कौन कराता है हमें, तो ये जो एल्गेसी रिसेप्टर है वही हमें कराता है। ओके, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि मनुष्य को खुजली एवं जलन का भी ज्ञान कौन कराता है, तो उसका आंसर आएगा एल्गेसी रिसेप्टर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं स्पर्शग्राही, जिसे हम कहते हैं टेंगो रिसेप्टर। ओके, तो टेंगो रिसेप्टर में क्या होता है कि स्पर्शग्राही त्वचा में उपचर्म तथा चर्म में स्थित होते हैं। ओके, जिनमें तंत्रिका सूत्र के अंतिम सिरे बहुत सी शाखाओं में बटे होते हैं, जिनके चारों ओर संयोजी ऊतक, आवरण पुटिकाएं, कनेक्टिव टिश्यू सेट या कैप्सूल भी बना सकता है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कहा जाता है कि यहाँ पर जो स्पर्शग्राही त्वचा है उसमें जो उपचर्म या चर्म में वो स्थित होते हैं, और तंत्रिका सूत्र के जो अंतिम सिरे होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, बहुत सी शाखाओं में क्या होते हैं, बहुत सी शाखाओं में बटे हुए होते हैं। ओके, तो जिनके चारों ओर संयोजी ऊतक का जो संयोजी रेशाएं होती हैं वो पाए जाते हैं। ओके, और उसी आवरण पुटिका को क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू सेट या कैप्सूल भी इससे बना सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। स्पर्शग्राही 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, ये जो स्पर्शग्राही होते हैं ना, वो 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन से 4 प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला है वो मिस्नर के देहाणु। देहाणु का मतलब क्या होगा, कोशिका होगी। ओके, मिस्नर की जो कोशिका होती है उसके बारे में। तो देखिए, मिस्नर के देहाणु यानी कि मिस्नर के देहाणु हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये देखो, ये पीला वाला जो आपको छोर दिख रहा है वही मिस्नर के देहाणु है। ओके, उसके बाद है मर्केल की तस्तरिया। तो मर्केल की जो तस्तरिया है तो उसे यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर चले, वो हमें यहाँ पर दिख नहीं रही है। अगर कोई इमेज मैंने इसमें डाली होगी तो मैं उसमें आपको बता दूंगी। ओके, मर्केल की जो यहाँ पर नहीं है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, दूसरी अगर इमेज होगी तो उसमें बता दूंगी। मर्केल की तस्तरिया, पैसिनिकी पटलाकर देहाणु के पैसिनिकी, और उसके बाद है ये देखिए यहाँ पर है पैसिनिकी। ओके ओके, और उसके बाद है कंद देहाणु जिसे हम बल्ब कहते हैं। ओके, तो ये जो 3 होती है, ये 4 होती है, 4
स्पर्शग्राही के प्रकार है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं तापग्राही पर। तो तापग्राही को सॉरी, यहाँ पर मैं आपको डिफाइन करना भूल गई। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए मिस्नर के देहाणु के बारे में हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि वो है क्या आखिर। ओके, तो देखिए ये चपटे, गोल या लंबे संवेदी देहाणु होते हैं। यानी कि ये कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, गोल होते हैं और लंबे जो होते हैं वो कोशिकाएं होती है। ओके, और जो चर्म की बाहरी परत है, हमारी जो डर्मिस की जो बाहरी परत है, ये हमारी डर्मिस है। कहाँ गई हमारी डर्मिस, यहाँ पर ये डर्मिस है ना, उसकी जो बाहर की जो परत है ना, उसकी बाहर की परत में ये पाए जाते हैं। ये चुचुक, होठ, अंगुली छोर, हथेली तथा शिश्न में पाए जाते हैं। ओके, तो ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, जो मिस्नर के जो देहाणु होते हैं वो चुचुक में पाए जाते हैं, होठ, हमारे जो होठ होते हैं ना उसमें, फिर हमारी अंगुली के जो छोर होते हैं उसमें पाए जाते हैं, हमारी हथेली होती है, शिश्न होता है उसमें, ये जो उसके जो छोर होते हैं मिस्नर के देहाणु होते हैं वो हमें यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, चलिए मर्केल की तस्तरिया, मर्केल की तस्तरिया के बारे में देखते हैं। तो यह संरचना है बाल रहित त्वचा एवं बालों की पुटिकाओं की अधिचर्म, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, में सूक्ष्म प्याले के आकार के देहाणु के गुच्छे में होती है। देखिए तो यहाँ पर हमने ये देखा, अपने एपिडर्मिस है ना, उसी एपिडर्मिस में वो प्याले के आकार में, ये जो आपको डिज़ाइन बनी दिख रही है ना, इसमें ही वो मर्केल की तस्तरिया पाई जाती है। ओके, और वो कैसी होती है, सूक्ष्म प्याले के आकार में होती है। ओके, उसके बाद देखते हैं पेसिनी के पटलाकार देहाणु। तो ये जो पेसिनी के पटलाकार देहाणु है, ये मोटी पुटिका के रूप में होती है, जिनमें संवेदी तंत्रिका की झाल की जगह एक मोटा तंत्रिका तंत्र होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि संवेदी तंत्रिका नहीं होती है, लेकिन उसकी तंत्रिका की जो जाल होती है ना, संवेदी तंत्रिका, उसकी जगह वो क्या होती है, मोटा तंत्रिका तंत्र होता है। ओके, ये देहाणु तलवों, जो हमारा तलवा होता है ना मुंह में, वो तलवों में, हमारी हथेलियों में, अंगुलियों में, हाथों में, हमारे पैरों में, जोड़ों में, चुचुकों तथा बाह्य जननांगों की डर्मिस में स्थित होते हैं। ओके, यहाँ पर डर्मिस में ये स्थित होते हैं। ओके, और ये देहाणु दाब की जो कंपन होती है ना, जो प्रेशर होता है, उसी के उद्दीपनों को ग्रहण करती है। ओके, यानी कि दाब की कंपन को, जो दाब के जो प्रेशर होता है उसे ग्रहण करने का काम कौन करता है, तो पेसिनी के पटलाकार देहाणु करता है, यानी कि पेसिनियन जो है वो करता है। ओके, चलिए कंद देहाणु के बारे में देख लेते हैं। तो कंद देहाणु, जिसे हम बल्ब भी कहते हैं, बल्ब कोशिका भी कहते हैं। ओके, तो यह जनन देहाणु होते हैं। ओके, क्योंकि ये मादा में भग शिश्न तथा नर में शिश्नमुंड की जो त्वचा में स्थित यहाँ पर स्पर्शग्राही होते हैं। ओके, तो ये नर और मादा में इस तरीके से होता है कंद देहाणु। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों तापग्राही यानी कि थर्मो रिसेप्टर की बात करते हैं। तो तापग्राही गर्मी या शीत का उद्दीपन ग्रहण करते हैं। ओके, जो तापग्राही होते हैं वो हमें गर्मी का एहसास कराता है और ठंडी का एहसास करा, शीत का मतलब ठंडी। ओके, और तापग्राही के कितने प्रकार होते हैं, दो होते हैं, एक है क्राउस के देहाणु और रुफिनी के छोरंग। ओके, तो चलिए दोनों को समझ लेते हैं। क्राउस के देहाणु क्या है, तो ये जो है वो शीत का उद्दीपन ग्रहण करते हैं और इन्हें फ्रिजिडोरी यहाँ पर लिख देती हूँ, फ्रिजिडो रिसेप्टर क्या कहा जाता है, फ्रिजिडो रिसेप्टर। ओके, रिसेप्टर, तो इसे हम क्या कहते हैं, जो क्राउस के जो देहाणु होते हैं ना, उसे हम कहते हैं फ्रिजिडो रिसेप्टर कहा जाता है। ये ऊपरी भुजा की बाल रहित त्वचा की अधिचर्म की कगारों,
बाल युक्त त्वचा, देखिए ये हमारी जो त्वचा ऐसी होती है, बाल रहित जो त्वचा होती है ना वहाँ पर, या फिर बाल युक्त जो बिना बाल की जो त्वचा होती है ना, कुछ त्वचा ऐसी भी होता है हमारे बॉडी में, कुछ पार्ट ऐसे भी होती है जहाँ पर बाल नहीं होते हैं, तो वैसी जगह पर बालों की उस कुटिकाओं में तथा गुदा श्लेष्मिका जो होती है, एनल मिकोसा कहा जाता है, तो उसमें ये पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्रिजिडो रिसेप्टर पाए जाते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं रुफिनी के छोरंग। देखिए रुफिनी के छोरंग में क्या होते हैं, ये ऊष्मा का उद्दीपन ग्रहण करते हैं। देखिए रुफिनी के जो छोरंग होते हैं ना, वो क्या करता है, ऊष्मा जो हमें गर्मी लगती है ना, वो ऊष्मा को वो क्या करते हैं, ऊष्मा को वो ग्रहण करते हैं। ओके, तो यहाँ तथा चर्म में जो देहाणु के रूप में पाए जाते हैं, और इन्हें कैलोरिसेप्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलोरिसेप्टर। ओके, कैलोरिसेप्टर। देखिए कैलोरिसेप्टर, रुफिनी के जो छोर अंग होते हैं ना, उसे हम कहते हैं कैलोरिसेप्टर। और ये क्या काम करता है कैलोरिसेप्टर? तो कैलोरिसेप्टर काम करता है जो ऊष्मा होती है ना, उसे ग्रहण करने का काम ये करती है। ओके, चलिए, तो ये हो गई हमारी तापग्राही, जिसे हम थर्मो रिसेप्टर कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं वाइब्रो रिसेप्टर के बारे में। तो ये जो वाइब्रो रिसेप्टर होते हैं वो खरगोश, बिल्ली, चूहा, कुत्ता जैसे जो स्तनधारी होते हैं, उनके जो ऊपरी होस्ट होते हैं ना, उस होस्ट पर बने घने बड़े जो बाल होते हैं ना, उनके होठ पर क्या होते हैं, बाल होते हैं। बिल्ली होती है तो बिल्ली के होठ पर इस तरीके से बाल होते हैं ना, चूहा होता है तो चूहे के भी बाल होते हैं इस तरीके से। तो उन बालों के गलमुच्छों की जो पुटिकाओं में स्वतंत्र संवेदी छोर के रूप में होते हैं। ओके, ये कैसे होते हैं? स्वतंत्र संवेदी रूप में होते हैं। और ये क्या करते हैं? वायु की कंपन का हमें उद्दीपन ग्रहण करते। देखिए ये जो होते हैं वाइब्रो रिसेप्टर होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो वायु की जो भी कंपन होती है ना, वाइब्रेशन होती है, उस उद्दीपन को ग्रहण करने का काम वाइब्रो रिसेप्टर करता है। ओके, तो दोस्तों ये थी त्वचा के बारे में कुछ जानकारियाँ, जिसे जितनी मुझे मिली उतनी मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।